Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Business Statistics. In today's lecture, we will discuss upon the concept sampling process. जैसा कि previous lecture में हमने sampling के concept को discuss किया था और इसके साथ साथ इसके advantages को भी हमने discuss किया था. आज के lecture हम discuss करेंगे sampling के reference में हमें किन किन particular steps को consider करना होता है. एक ऑपरेशनल सैम्पलिंग प्रोसेस को टोटल 7 स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. सेकेंड वन इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम. थर्ड वन इज द स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट. फोर्थ वन सेलेक्शन ऑफ द सैम्पलिंग मेथड. फिफ्थ वन डिटरमाइनिंग ऑफ सैम्पल साइज. सिक्स्थ वन इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान. एंड द लास्ट वन दैट इज सेवेंथ वन इज सेलेक्टिंग द सैम्पल. So let us discuss these steps one by one. The very first step is that is defining the target population. यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप में सबसे पहले तो आपको उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को डिफाइन करना होता है जिसके रिगार्डिंग आप सैंपल को ड्रॉ करना चाहते हो. यानी कि जो आपका पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको डिफाइन करना, दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस. जनरली होता क्या है, जो टारगेट पॉपुलेशन होती है वो एलिमेंट्स, सैम्पलिंग यूनिट या फिर एक्सटेंट या फिर टाइम फ्रेम के टर्म्स में प्रॉपरली डिफाइन की जाती है. और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जब आप टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करते हो तो आपको ये भी ध्यान देना होता है कि आपकी रिसर्च स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव है. यानी कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन प्रॉपरली रिसर्च स्टडी के ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल मैच करती हुई होनी चाहिए. अगर मैचिंग नहीं है दोनों में तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च स्टडी का वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगा. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक किचन अप्लायंस फर्म है और वो अपने माइक्रो ओवन की डिमांड के रेफरेंस में एक सर्वे को कंडक्ट करना चाहती है. ठीक है, तो इसको अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा. तो टारगेट पॉपुलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाएगा इस पर्टिकुलर फर्म के द्वारा. ऑल वीमेन अबव द एज 20 हु कुक एंड हुज मंथली हाउस होल्ड इनकम एक्सीड्स ₹20,000. तो यह प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है इन्होंने अपनी टारगेट पॉपुलेशन को. ये उन पर्टिकुलर वीमेन को टारगेट पॉपुलेशन में काउंट कर रहे हैं जिनकी एज 20 है, जो कुकिंग में इन्वॉल्व है और जिनकी हाउस होल्ड मंथली इनकम ₹20,000 से एक्सीड कर रही है. इसके अकॉर्डिंग ये जो माइक्रो ओवन को प्रोड्यूस करने वाली किचन अप्लायंस फर्म है ये अपनी टारगेट पॉपुलेशन को प्रॉपरली डिफाइन कर रही है. ओके, द सेकेंड स्टेप इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम. Once the definition of the population is clear, a researcher should decide on the sampling frame. क्या होता है sampling frame? It is the list of all elements from which the sample may be drawn. एक बार आपने अपने टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको सैम्पलिंग फ्रेम को डिसाइड करना होता है. सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसमें से आप अपने सैंपल को सेलेक्ट करोगे. उन एलिमेंट्स की कंप्लीट लिस्ट को हम सैम्पलिंग फ्रेम का नाम देते हैं. जैसे हम पीछे एग्जांपल में डिस्कस कर रहे थे, माइक्रो ओवन का केस लिया था हमने, तो माइक्रो ओवन के केस में आइडियल सैम्पलिंग फ्रेम क्या होगा? माइक्रो ओवन के केस में आइडियल सैम्पलिंग फ्रेम होगा डेटाबेस, जिसमें उन हर हाउस होल्ड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी जिनकी मंथली इनकम ₹20,000 से अबव है. तो उन सारे हाउस होल्ड्स के रिगार्डिंग जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, जो उनका डेटाबेस होगा, वो माइक्रो ओवन वाले केस में एक सैम्पलिंग फ्रेम का वर्क करेगा. जनरली जो रिसर्चर हैं वो क्या करते हैं, वो इजीली अवेलेबल सैम्पलिंग फ्रेम्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं,
लिस्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स, ये बहुत आसानी से मिलने वाले सैम्पलिंग फ्रेम्स होते हैं और ज़्यादातर जो रिसर्चर्स हैं वो इनका प्रॉपर यूज भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो डिफरेंट टाइप का डेटाबेस अवेलेबल कराते हैं रिसर्चर को उनके ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी के बेसिस पर। यानी जैसी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जो उनकी टारगेट पॉपुलेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग वेरियस प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा भी डेटाबेस अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें वेरियस डेमोग्राफिक और इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग डेटा की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से आपने अपने सैम्पलिंग फ्रेम को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कर दिया है। नाउ यू मूव टू द स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड इज स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। अब आपको अपनी सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करना है। क्या होती है सैम्पलिंग यूनिट? इट इज अ बेसिक यूनिट दैट कंटेन्स अ सिंगल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन टू बी सैम्पल्ड। In this case, a household becomes a sampling unit and all women have the age of 20 years living in that particular house become the sampling element। यानी कि सैम्पलिंग यूनिट का मतलब क्या होता है? जिस पॉपुलेशन में से हमें सैंपल को कलेक्ट करना है उसमें जो एक सिंगल एलिमेंट होगा, उस सिंगल एलिमेंट को हम सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। ये बेसिक यूनिट होती है। उस पॉपुलेशन के रेफरेंस में ये एक बेसिक यूनिट होती है और उस बेसिक सिंगल यूनिट को हम सैम्पलिंग यूनिट का नाम देंगे। जैसा कि हम माइक्रो ओवन वाले केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हाउस होल्ड है वो क्या हो गया? वो हो गया एक सैम्पलिंग यूनिट। और जितने भी हम वीमन की बात कर रहे हैं जो अबव एज ऑफ 20 ईयर्स हैं, जो एक पर्टिकुलर हाउस में रह रहे हैं, वो सैम्पलिंग एलिमेंट में कंसीडर किए जाएंगे। क्लियर? तो सैम्पलिंग यूनिट कौन हो गए? सैम्पलिंग यूनिट हो गए आपके हाउस होल्ड्स, और जो सैम्पलिंग एलिमेंट्स हैं वो हो गए वीमन अबव द एज ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने पर्टिकुलर सैंपल में सैम्पलिंग यूनिट को प्रॉपरली स्पेसिफाई कर लेते हैं। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस ऑफ रिसर्च। एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट वुड बी अ सैम्पलिंग यूनिट। यानी कि अगर ऐसा होता है कि जो एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस ऑफ रिसर्च अगर हमें मिल जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, यानी कि अगर हम एग्जैक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जितने भी इंडिविजुअल एलिमेंट होंगे वो एक सैम्पलिंग यूनिट को डिफाइन कर रहे होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो यहाँ स्टेप थर्ड में आपने सैम्पलिंग यूनिट को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई कर लिया है। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द स्टेप नंबर 4। Step number 4 is selection of the sampling method. The sampling method outlines the way in which the sample units are to be selected. The choice of the sampling method is influenced by the objective of the business, research, availability of financial resources, time constraints, and the nature of the problem to be investigated. And all sampling methods can be grouped under two distinct heads: प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग मेथड का यूज क्या रहता है? हमें सैम्पलिंग यूनिट को किस तरीके से सेलेक्ट करना है, हाउ द सैम्पलिंग यूनिट्स विल बी सेलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर सैंपल, ये आउटलाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड नहीं होगा तो आपके पास कोई भी बेस नहीं होगा जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने सैंपल को ड्रॉ कर सके। तो एक तरीका, एक वे पता चलता है हमें सैम्पलिंग मेथड के बेसिस पर कि हमें किस तरीके से सैम्पलिंग यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। और जब हम सैम्पलिंग मेथड की चॉइस करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है, जैसे कि बिजनेस रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है, टाइम कंस्ट्रेंट क्या है आपका, और जिस प्रॉब्लम को आप स्टडी कर रहे हो, इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसका नेचर क्या है। इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमें सैम्पलिंग मेथड को सेलेक्ट करना होता है। बेसिकली जो सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनको दो कैटेगरीज में स्टडी किया जा सकता है। एक होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। इनके अंदर भी बहुत सारे टेक्निक्स रहती हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अंडर द हेड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। That is clear. Now we will move towards the step number 5. Step number 5 is determination of sample size. Sampling method तो आपने select कर लिया,
अब आपको सेलेक्ट करना है सैंपल साइज। सैंपल साइज मतलब हाउ मैनी सैंपल यूनिट्स विल बी कंसीडर्ड अंडर अ सैंपल। एक सैंपल में आप कितनी नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स को कंसीडर करोगे, वो सैंपल साइज को डिफाइन करेगी। वेदर द सर्वे विल बी कंडक्टेड ऑन 30% आउट ऑफ 100% और 40% और 20%, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सैंपल साइज। और सैम्पलिंग में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या है वो? साइज ऑफ द सैंपल। और हर एक सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑप्टिमम सैंपल साइज को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। ना तो सैंपल साइज बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए। ऑप्टिमम सैंपल साइज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ऑप्टिमम सैंपल साइज क्या होता है? इट इज वन विच फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एफिशिएंसी, रिप्रेजेंटेटिवनेस, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये 4 पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स है, कंप्लीट होनी चाहिए सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, तो हम उसको ऑप्टिमम सैंपल साइज कहेंगे। कौन कौन सी हैं चारों रिक्वायरमेंट्स? एफिशिएंसी, प्रॉपर एफिशिएंट सैंपल साइज होना चाहिए, पॉपुलेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, प्रॉपर्ली रिलायबल होना चाहिए, और इसके साथ साथ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। That is clear. Now we move towards the step number 6. Step number 6 is specifying the sampling plan. क्या करना होता है इस स्टेप में? आपको जो रिसर्च प्रोसेस है उसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, इनको इस पर्टिकुलर स्टेप में आउटलाइन किया जाता है। किस तरीके से रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, अगर कोई पर्टिकुलर रिसर्च के टाइम पर क्वेरी कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आगे का क्या प्लान रहता है। ऐसे ही बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं और डिसीजंस हैं जिनको इस स्टेप में क्लियर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हम बात कर रहे थे माइक्रो ओवन वाले केस की, तो यहाँ जो हाउस होल्ड्स है वो क्या है? सैम्पलिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो जो सैम्पलिंग प्लान है उसमें डिफरेंट टाइप के इश्यूज को इंक्लूड किया जाता है। कौन कौन इश्यूज हो सकते हैं? इंटरव्यूअर किस तरीके से हाउसेस के रेफरेंस में एक सिस्टमेटिक सैंपल को फॉलो करेगा। अगर कोई घर उसे खाली मिलता है तो इंटरव्यूअर क्या करेगा? जो रिस्पोंडेंट्स अवेलेबल नहीं थे उनसे रीकॉन्टैक्ट प्रोसीजर क्या रहेगा? और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जिनको क्लियर किया जाता है इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इस पर्टिकुलर स्टेप में कवर अप किए जाते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रोसेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को प्रोवाइड किया जाना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से सैंपल प्लान को इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कंसीडर किया जाता है। दैट इज क्लियर। नाउ वी मूव टू द लास्ट स्टेप, एंड द लास्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द सैंपल। दिस इज द फाइनल स्टेप in sampling process where the actual selection of the sample elements is carried out. अब यहाँ पर आप एक्चुअल सिलेक्शन करोगे सैंपल एलिमेंट्स का और सैम्पलिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करोगे। सैम्पलिंग प्लान जो आपके द्वारा डेवलप किया गया है सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस सैम्पलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है ये पर्टिकुलर स्टेप, और इस तरह से हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। Okay, thank you.